कुछ पल के लिए ऋषभ की तो जैसे सिटी पिटी ही गुल हो गई थी और एक ही पल में उसको ऐसा लग रहा था कि सब खत्म। ऋषभ को गुमसुम देख प्रिया ने फोन की दूसरी तरफ कहा, क्या हुआ ऋषभ, तुम चुप क्यों हो गए? ऋषभ एकदम से होश में आया और उसने गहरी सांसें लेकर कहा, प्रिया वो मैं। ऋषभ ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। प्रिया ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने कहा था कि तुम 6 महीने बाद मेरे पास आओगे, लेकिन मैं क्या करूं, तुमसे ये जुदाई मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। हर वक्त बस यही चिंता लगी रहती है कि तुम्हारी अनचाही बीवी कहीं तुमसे मुझे छीन न ले। ऋषभ अभी भी चुप था और प्रिया बोले जा रही थी। प्रिया ने कहा, ऋषभ अब और इंतजार मत करो और जल्दी से आ जाओ मेरे पास। प्रिया की आवाज में तड़प साफ दिखाई दे रही थी और ऋषभ ने अपने आप को संभाला और उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ करनी है, मैं जल्द ही इटली आ रहा हूँ। ये सुनकर प्रिया बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसने कहा, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। प्रिया फोन रखने को तैयार ही थी, वो बस बातें करे जा रही थी। आखिरकार ऋषभ ने ही हार मान के कहा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ये कहकर ऋषभ ने फोन काट दिया और अनोखी भी दूसरी तरफ फोन को अपने सीने से लगा के कहा, जितना दूर मुझसे जाना है चले जाओ ऋषभ, लेकिन मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं शादी के लाल जोड़े में तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम रह नहीं पाएंगे और मुझे झट से अपना बना लोगे। प्रिया बहुत ज्यादा खुश थी। दिल्ली आकर तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे जन्नत ही मिल गई हो, लेकिन वही ऋषभ चिंता में डूब गया और उसने अपने माथे पे हाथ रख के कहा, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? प्रिया के बारे में कैसे भूल सकता हूँ मैं? ऋषभ बहुत ही ज्यादा चिंता में था और उसने सर हिला के कहा, मुझे कुछ न कुछ जल्दी से करना ही होगा, इससे पहले सब कुछ बर्बाद हो जाए। मुझे प्रिया और अनोखी दोनों को ही संभालना होगा, दोनों ही मेरे बहुत खास है। ऋषभ ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सब कुछ ठीक कर पाएगा या फिर उसके ठीक करने से पहले ही सब कुछ तहस नहस हो जाएंगे। तारांकन। अनोखी नीचे सबके साथ बैठी हुई थी और खूब गाना बजाना चल रहा था। अनोखी के होठों से मुस्कान जा ही नहीं थी और उसके दोनों हाथों में मेहंदी लग रही थी। मेहंदी वाली ने अनोखी से पूछा, मैडम आपके हाथ पे नाम क्या लिखना है? अनोखी ने शर्माते हुए कहा, ऋषभ, और ये नाम मेरी हथेली पे इस कदर लिखना कि मेरी किस्मत में छप जाए। अनोखी बहुत खुश थी। एक पल के लिए तो उसे खुद डर लग रहा था कि कहीं कोई उसकी खुशियों को नजर न लगा दे। सब लोगों के हाथों में मेहंदी लग रही थी और ऋषभ नीचे आया। ऋषभ के चेहरे पे खुशी का नामो निशान नहीं था और अनोखी दूर से ही उसे देख रही थी, लेकिन उसने अनोखी को एक पल के लिए भी नहीं दिया और जाकर बार टेबल पे बैठ गया। अनोखी को बहुत अजीब सा लगा और उसने मेहंदी वाली से कहा, एक सेकंड में अभी आती हूँ। अनोखी अपना हाथ ऊपर करके ऋषभ के पास चली गई और उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन ऋषभ तो अपनी शराब में बिजी था, उसने अनोखी पर ध्यान ही नहीं दिया। अनोखी ने बच्चे की तरह मुंह बना लिया और अपना हाथ आगे करते हुए कहा, मेरी मेहंदी भी नहीं देखी तुमने, जरा इसमें अपना नाम ढूंढ कर तो बताओ। ऋषभ ने शराब का गिलास उठाते हुए कहा, अनोखी मुझे परेशान मत करो, जाओ जाकर मेहंदी लगवाओ, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। ऋषभ बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, लेकिन अनोखी सभी चीजों से अनजान थी। अनोखी ने जिद पलाद ली और कहा, मुझे नहीं पता, अपना नाम मेरी मेहंदी में ढूंढ कर दिखाओ। अनोखी बार बार बोले जा रही थी और ऋषभ ने एकदम से गुस्से में आकर शराब का गिलास फेंक दिया। अनोखी एकदम से खामोश हो गई और ढोल बजने बंद हो गए। ऋषभ अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हें एक बात में समझ नहीं आती क्या? नहीं देखनी मुझे तुम्हारी मेहंदी और बात खत्म। पता नहीं क्या लड़की हो तुम, बार बार माना कर रहा हूँ लेकिन बच्चों की तरह जिद कर रही हो। अनोखी की आंखों में आंसू आ गए और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही ऋषभ है जो उससे प्यार के बड़े बड़े वादे करता है। ऋषभ ने गुस्से से अनोखी का हाथ झटक के उसके कंधे को जोर से पकड़ के कहा, ऐसे बनोगी तुम एक अच्छी बीवी? अनोखी बस रोते हुए ऋषभ को देखी जा रही थी, लेकिन ऋषभ तो किसी और ही जोन में था। सब लोग ऋषभ का तमाशा देखने लग गए और पार्वती ने दूर से कहा, ऋषभ ये क्या बदतमीजी है? ऋषभ को अभी ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल दिया। अनोखी ने दर्द में बिलखते हुए कहा, ऋषभ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये कहते वक्त अनोखी की आंख से एक आंसू झलक गया और ऋषभ एकदम से होश में आया। ऋषभ ने अनोखी को छोड़ दिया और पछतावे में अपने मुंह पर हाथ रख के कहा, बेबी मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब ये नहीं था।
अनोखी ने ऋषभ की एक नहीं सुनी और उसे इतनी इंसल्ट महसूस हुई को वो रोती हुई सीढ़ियों पर भागकर गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। ऋषभ भी अनोखी के पीछे पीछे भगा इसका नाम पुकारते हुए, अनोखी प्लीज रुक जाओ। ऋषभ और अनोखी दोनों ऊपर चले गए और पार्वती को अचानक से बहुत घबराहट होने लगी कि कहीं गुरुजी की बात सच तो साबित नहीं हो रही। अनोखी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और खूब रोने लगी। ऋषभ भी उसके पीछे पीछे आ गया और उसने कहा, बेबी मेरी बात तो सुनो। अनोखी ने रोते हुए कहा, मेरे सामने से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात महज करनी। ऋषभ अनोखी के पास जाकर बेड पे बैठ गया और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। उद्धरण चिन्ह। अनोखी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो फुट फुट कर रो रही थी। ऋषभ को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से अनोखी की ऐसी हालत है। ऋषभ ने अनोखी के सर पे हाथ रख के कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरी जिंदगी से छुपा हुआ एक राज। अनोखी ने आंसू भरे चेहरे से ऋषभ को देखा और पूछा, कैसा राज। ऋषभ का हलक सूख रहा था और उसने हिम्मत जुटा के कहा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा एक और लड़की है। ये सुनकर अनोखी कई पैरों तले जमीन निकल गई। क्या अनोखी इतना बड़ा सच बर्दाश्त कर पाएंगी? क्या होगा अब अनोखी के जज्बातों का? डॉट 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 डॉट। ये सुनकर अनोखी की सांसें अटक गई और उसे यकीन नहीं हुआ कि वो क्या सुन रही है। अनोखी एकदम से बेड पे बैठ गई और उसने आंखों में आंसू लेकर कहा, किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? ऋषभ हौसला नहीं जुटा पा रहा था सच बोलने का, लेकिन उसको कैसे भी करके अनोखी को सब सच बताना ही था। ऋषभ ने अनोखी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन हालत कुछ ऐसे हो गई कि मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। अनोखी का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसकी एक आंख से आंसू बह गया। ऋषभ कुछ बोलने ही वाला था कि अनोखी ने उसके होठों पे उंगली रख दी और कहा, मैं बहुत प्यारा करती हूँ तुमसे और तुम्हें किसी लड़की के साथ सोच भी नहीं सकती। अनोखी ने अपने आंसू पूंछ के कहा, मुझे कुछ नहीं जानना, लेकिन ये जिंदगी भी मुझे नहीं चाहिए जिसमें तुम न हो। ऋषभ बस देखता ही रह गया और अनोखी उसे धक्का देकर खिड़की की तरफ चली गई। ऋषभ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो बहुत ज्यादा घबरा गया जब अनोखी ने अपना एक पैर खिड़की के बाहर निकाला। अनोखी की भावनाएं उसके बस में नहीं थी और इससे पहले वो कोड़ पाती, ऋषभ भागता हुआ आया और उसने अनोखी का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और उसने गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, ये क्या पागलपन करने जा रही थी तुम? ऋषभ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। एक पल पहले उसे ऐसा लगा कि जैसे वो आज अपना सब कुछ खो देगा। अनोखी ने ऋषभ की बाहों में झटपटाते हुए रोते बिलखते कहा, छोड़ो मुझे, नहीं रहना तुम जैसे बेवफा आदमी के साथ। अनोखी को ऐसे देखकर ऋषभ का दिल टूट रहा था। अनोखी ने ऋषभ की कल्लर पर यूं कर कहा, क्यों तुम हमेशा मुझे धोखा देते हो? मैं तुमसे इतना प्यारा करती हूँ लेकिन हमेशा तुम मेरी उम्मीदों को तोड़ देती हो। अनोखी ऋषभ के सीने पे सर रखकर बहुत बुरे तरीके से रोने लगी। ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में भर लिया और उसने कहा, शांत हो जाओ मेरी जान, सब ठीक है। अनोखी ने ऋषभ को जोर से धक्का दे दिया और कहा, कुछ ठीक नहीं है, धोखा दिया है तुमने मुझे। ऋषभ ने बेबसी से कहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो अनोखी। अनोखी ने ऋषभ की एक नहीं सुनी और रोते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम्हारे मुंह से जब भी निकलता है झूठ ही निकलता है। ये कहकर अनोखी जमीन पर गिर गई और रोने लगी। ऋषभ से उसकी ये हालत देखी नहीं गई, वो भी अनोखी के साथ नीचे जमीन पे बैठ गया और उसने कहा, मैंने जिंदगी में एक और लड़की है और वो लड़की कौन है तुम्हें पता है? अनोखी ने रोते हुए सर हिला के कहा, नहीं जानना मुझे, प्लीज चुप हो जाओ और मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ। अनोखी ऋषभ को देखना भी नहीं चाहती थी और ऋषभ ने उसकी थोड़ी पे हाथ रखकर मुस्कुरा के कहा, मेरी जान, मेरी जिंदगी में एक और लड़की है और वो लड़की है हमारे होने वाली बेटी। ये सुनकर अनोखी शॉक हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ का खेल खेल रहा है उसके साथ। अनोखी ने अपने आंसू पूंछ के कहा, मतलब? ऋषभ ने अनोखी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, मतलब ये मेरी जान कि मुझे तुमसे बेटी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पेट में मेरी बेटी ही है। ऋषभ ने प्यार से अनोखी के पेट पे हाथ रख दिया और वो दोनों प्यार से एक दूसरे को देखने लगे। ऋषभ ने अनोखी के पेट को सहलाते हुए कहा, अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ मेरी बेटी ही होंगी। अनोखी ने हल्का सा ऋषभ के कंधे पे हाथ मार दिया और कहा, तुम बहुत ही खराब हो, सीधा क्यों नहीं बोले कि तुम हमारे बच्चे की बात कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे दिल पर क्या बीत रही थी?
ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में भर कर कहा, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था मेरी जान, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी। अनोखी ने ऋषभ के सीने पे हाथ रख के कहा, प्लीज मुझसे ऐसा मजाक मत किया करी ऋषभ, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, सपने में भी मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। जिस दिन मैंने तुम्हें किसी और औरत के साथ देख लिया, उस दिन मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। ऋषभ बस अनोखी के बाल सहलाए जा रहा था और उसने कहा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा। ये कहकर ऋषभ ने अनोखी के माथे को चूम लिया, लेकिन उसके सारे हौसले टूट चुके थे अनोखी को सच्चाई बताने के। अनोखी की आज की हरकत से ऋषभ बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो बहुत प्यार करता था अनोखी से, किसी भी कीमत पे उसे खोना नहीं चाहता था। अब ऋषभ क्या करेगा? कैसे वो प्रिया का सच बता पाएगा अनोखी को? कहीं बहुत देर न हो जाए और सारे रिश्ते बिखर के न रह जाए। तारांकन। कुछ देर बाद अनोखी और ऋषभ खुद ही कमरे के बाहर आ गए और सब उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। पार्वती को भी ये देखकर सुकून मिला कि उसके बेटा बहू के बीच में सब ठीक है। ऋषभ और अनोखी सबके साथ आकर बैठ गया और फिर से ढोल वगैरह बजने शुरू हो गए। अनोखी के हाथों में फिर से मेहंदी लग रही थी और उसके साथ बैठे हुए ऋषभ ने उसके कान में कहा, दिल थाम कर बैठ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अनोखी ने ऋषभ की तरफ हैरानी से देखा ही था कि इतने में पूरे मेंशन में लाइट चली गई और सारी तरफ अंधेरा हो गया। सब लोग बातचीत करना शुरू हो गए और पार्वती ने चिल्लाकर नौकरी से कहा, अरे कोई देखो कि ये लाइट बंद हो गई। अनोखी का दिल घबरा रहा था कि अब कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए और इतने में ही लाइट आ गई और सामने ऋषभ खड़ा था और बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सब लोग ऋषभ की तरफ देख ही रहे थे कि क्या होने वाला है और इतने में ही गाना बज गया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। ऋषभ गाने में ट्रक रहा था और उसके हर एक स्टेप बिल्कुल शाहरुख खान से मिल रहे थे। ऋषभ के चेहरे पे हंसी थी और वो दिल खोलकर अपनी दुल्हन के लिए डांस कर रहा था। ये पहली बार था जो ऋषभ डांस कर रहा था और सब उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। अनोखी एक के चेहरे से मुस्कान जाए ही नहीं रही थी और रिस्बाह दूर से ही उसको फ्लाइंग किश कर रहा था। अनोखी से रहा नहीं गया और वो भी ऋषभ के पास चली गई और उसकी तरफ इशारे करके डांस करने लग गई। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। ऋषभ ने अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा। ओए होए, ओए होए। ऋषभ ने अनोखी को नीचे उतारा और उसके माथे को चूम के कहा, आई लव यू मेरी जान। अनोखी ने मुस्कुरा के कहा, आई लव यू टू। अनोखी को ऐसा लग रहा था कि भगवान ने जन्नत से चुराकर सारे सुख उसकी झोली में डाल दिए हो। अब अनोखी को किसी चीज का इंतजार था, तो वो था शादी का, जब हमेशा के लिए ऋषभ उसका हो जाएगा। तारांकन। रात का वक्त। अनोखी कमरे में बैठकर अपनी मेहंदी को झाड़ रही थी और उसकी मेहंदी का रंग बहुत ही डार्क आया था और अनोखी ने खुश होकर कहा, वैसे ऋषभ मुझसे प्यारा तो बहुत करता है और वो इस मेहंदी के रंग ने भी साबित कर दिया। अनोखी अपने हाथ पे लिखे हुए ऋषभ के नाम को निहार रही थी जब उसके दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। अनोखी बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही अनोखी ने दरवाजा खोला वो शॉक हो गई और इससे पहले वो कुछ कह पाती ऋषभ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कमरे के अंदर घुस गया। अनोखी ने ऋषभ के हाथ पर मारते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ ने हक से कहा, अपनी बीवी से मिलने आया हूँ मैं, अब उसके लिए भी मुझे किसी और की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुमसे अब एक भी दिन दूर नहीं रहा जाता, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। अनोखी ने ऋषभ को धक्का देकर कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, माँ ने मना किया है शादी से पहले मिलने झूलने के लिए। अनोखी ने ऋषभ से कहा, तुम जाओ यहाँ से। ऋषभ ने अनोखी की एक नहीं सुनी और उसको अपनी बाहों में भर के कहा, अरे यार छोड़ो न माँ को, हम यहाँ आराम से रोमांस करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऋषभ ने अनोखी के गालों पर चूमना शुरू कर दिया और कहा, परसों के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी, तुम मेरे कमरे में रहोगी, मेरे बेड पे रहोगी और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिंदगी में फिर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। ऋषभ और अनोखी अपने आने वाले सुंदर कल के बारे में सोच रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और झूम रहे थे अपने सपनों में। सब कुछ बहुत ही सुहावना लग रहा था, लेकिन अचानक से अनोखी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। अनोखी, दरवाज़ा खोल।
अनोखी घबरा गई और उसने कहा, शीट, माँ आई है, अगर उन्होंने हम दोनों को साथ देख लिया न तो गड़बड़ हो जाएंगी। अनोखी ने ऋषभ को धक्का दे दिया और अनोखी बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, अरे चिल करो यार, कुछ नहीं होगा। बीवी हो तुम मेरी होने वाली और मेरा पूरा हक बनता है तुमसे मिलने का। ये कहकर ऋषभ फिर से अनोखी से नजदीकियां बढ़ाने लग गया और इससे पहले अनोखी भी बहक पाती पार्वती ने फिर से दरवाजा नॉक किया और कहा, अनोखी, तुम दरवाजा खोल रही हो या फिर मैं दूसरी चाबी लेकर आयो? अनोखी ने कहा, आ रही हो माँ, मैं कपड़े बदल रही हो। अनोखी ने जल्दी से ऋषभ को धक्का दिया और कहा, जल्दी से जाकर पर्दे के पीछे छुप जाओ, अगर माँ ने हमें एक साथ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। अनोखी ने जबरदस्ती ऋषभ को पर्दे के पीछे छुपा दिया और कहा, यहाँ से बाहर मत निकलना, नहीं तो फर्स्ट नाइट के बारे में बिल्कुल भूल जाना। ऋषभ ने मुंह बना के कहा, अरे यार ये क्या टॉर्चर है। अनोखी ऋषभ को छोड़कर दरवाजा खोलने के लिए चली गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला पार्वती अंदर आ गई और उसने इधर उधर देखते हुए कहा, कहाँ है ऋषभ? अनोखी ने घबराहट में कहा, माँ, वो नहीं आए हैं यहाँ पर। पार्वती ने अनोखी को देखकर कहा, लेकिन मैंने तो अंदर से बहुत सारी आवाजें सुनी है। अनोखी धजर उधर देखने लग गई और उसने भोला बन के कहा, नहीं तो। अनोखी की हंसी साफ बता रही थी कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। पार्वती बेड पर आराम से बैठ गई, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर उसने कहा, ऋषभ, अगर तुम अभी और इसी वक्त बाहर नहीं आए तो मैं वादा करती हूँ कि शादी के बाद पूरे 1 महीने तक अनोखी से मिलना नहीं दूंगी तुम्हें। ये सुनकर ऋषभ बहुत ज्यादा शॉक हो गया और पर्दे के पीछे से आकर उसने कहा, ये रहा माँ मैं। अनोखी ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और ऋषभ उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। अनोखी और ऋषभ सर झुकाए खड़े गठे और पार्वती ने उन्हें देख के कहा, तुम दोनों नहीं सुधरोगे है ना? पार्वती ने बेड से खड़ी हुई और उसने कहा, परसों तक अगर मैंने एक पल के लिए भी तुम दोनों को साथ देख लिया न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन ऋषभ ने कहा, लेकिन माँ, अनोखी मेरी बीवी है, मेरा मन करता है उससे मिलना का। पार्वती ने कहा, अभी बीवी है नहीं बनने वाली है और शादी के बाद जितना मिलना है मिल लिए, तुझे रोकना वाला कोई नहीं होगा, लेकिन उससे पहले दूरी बना के रखो। ऋषभ ने चीख के कहा, पता नहीं किसने ये घटिया से नियम बनाए हैं। पार्वती ने ऋषभ का हाथ पकड़ के कहा, अब जो भी है यही है। पार्वती ऋषभ को ले जाने लगी और ऋषभ ने पीछे मुड़कर अनोखी से कहा, तैयार रहना, परसों तुम्हारा सजना लेने आएगा तुम्हें। अनोखी शर्मा गई और ऋषभ की माँ उसे जबरदस्ती ले गई। अनोखी ने अपने सर पे हाथ रख के कहा, पागल है ये बिल्कुल, लेकिन मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। अनोखी ऋषभ के बारे में सोच सोच कर खुश हो रही थी और एकदम से उसका फोन बज गया। अनोखी ने टेबल पे से अपना फोन उठाया और जैसे ही उसने अपनी दोस्त मालिनी का नंबर देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। अनोखी ने जल्दी से फोन उठाकर कान पे लगाया और उसने कहा, बेशरम, तेरी परसों शादी हो रही है और तूने मुझे कॉल करना भी जरूरी नहीं समझा। अनोखी ने कहा, सॉरी यार, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि किसी को भी कुछ भी बताने का वक्त ही नहीं मिल रहा है। मालिनी ने गुस्सा होकर कहा, वो तो मुझे नानी ने बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। अनोखी ने दुखी होकर कहा, सॉरी यार, गलती हो गई, माफ कर दे। मालिनी ने कहा, वो ऋषभ बदला भी है या नहीं, या फिर अभी भी वैसा ही गुस्सैल है और कहीं तू उसके प्यार में पड़कर कोई गलती मत कर दियो फिर से। अनोखी ने हंस के कहा, ऋषभ बहुत बदल गया है, अब उसे गुस्सा नहीं आता बल्कि बेशुमार प्यार आता है मुझ पर। लेकिन तू ये सब बातें छोड़ और तू मेरी शादी में आ रही है। मालिनी ने एटीट्यूड में कहा, डार्लिंग, मैं ऑलरेडी दिल्ली में हूँ। अनोखी ने कहा, तो फिर यहाँ पबेरोई मेंशन में आ जा, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं तुझे बताने के लिए। मालिनी ने कहा, मैं नहीं आऊंगी, गुस्सा हूं मैं तुझसे, तूने प्यार के चक्कर में अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी भुला दिया। अनोखी को बहुत बुरा लग रहा था और उसने कहा, यार प्लीज माफ कर दे। अनोखी बार बार मालिनी से माफी मांग रही थी और अंत में मालिनी ने कहा, ठीक है माफ कर देती हूँ तुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अनोखी ने पूछा, कैसी शर्त? मालिनी ने कहा, मैंने तेरे लिए एक बैचलर पार्टी रखी है ब्रेथ लाउंज में और बहुत ही मजा आने वाला है। सिर्फ हम लड़कियां होंगी और बहुत सारी मस्ती और खास सेक्सी बॉयज भी बुलवाए हैं मैंने। अनोखी ने हैरानी से कहा, बैचलर पार्टी? क्या एक्ससिटेड होने वाला है बैचलर पार्टी में?
कहीं एंजॉयमेंट का माहौल किसी के लिए आंसू की बहार न ले आए। नेक्स्ट नाइट ए नाइट बिफोर मैरिज। अनोखी ने ब्लैक कलर की कट स्लीव ड्रेस पहनी हुई थी और वो उसमें बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। अनोखी ने अपने बाल हल्के से कर्ल कर रखे था और चेहरे पे न्यूड मेकअप। अनोखी ने अपने आप को शीशे में निहार के कहा, अगर ऋषभ इस वक्त यहाँ होता न तो मुझे देखकर तो वो घायल ही हो जाता। अनोखी ने अपनी ड्रेस को एडजस्ट करते हुए कहा, वैसे ही ऋषभ है कहा, आज पूरे दिन से उसने मुझसे बात नहीं की। अनोखी ने टेबल से अपना फोन उठाया और ऋषभ को फोन मिलाया। तीसरी बेल पर ऋषभ ने फोन उठाया और अनोखी के कुछ बोलने से पहले ही कहा, बेबी मैं बहुत बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। अनोखी ने कहा, अच्छा ठीक है लेकिन मेरी बात तो सुनो, वो मैं मालिनी के साथ बाहर जा रही हूँ। ऋषभ ने जल्दबाजी में कहा, हाँ बेबी जाओ और मेरी बालक मेर्सिस ले जाना और टाइम से घर आ जाना। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आज मेरी फॉरेनर्स के साथ मीटिंग। ऋषभ ने अनोखी को बोलने ही नहीं दिया और अपनी बात कहकर फोन काट दिया। अनोखी ने गुस्से में हाथ भींच के कहा, ये मेरी बात सुनते क्यों नहीं है। खैर जो भी है, अब ये मुझे फोन करते रह जाएंगे लेकिन मैं इनका कोई फोन नहीं उठाऊंगी। आखिर ये मेरी बैचलर पार्टी है और मैं फुल ऑन एंजॉय करने वाली हूँ आज तो। अनोखी ने बेड पे से अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर चली गई। अनोखी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसने देखा कि पार्वती सोफे पे बैठी हुई है और मैगजीन पढ़ रही है। अनोखी पार्वती के पास गई और उसके सामने जाकर खड़े होकर उसने कहा, माँ वो मैं अपनी दोस्त मालिनी के साथ बाहर जाऊँ। पार्वती ने मैगजीन से अपना ध्यान हटाया और अनोखी को इतने छोटे कपड़ों में देखकर वो शॉक हो गई और उसने कहा, हाँ बेटा चली जा, लेकिन तुम लोग जा कहाँ रहे हो। अनोखी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मालिनी ने मेरी बैचलर पार्टी रखी है। ये सुनकर पर्वतों को हंसी आ गई और उसने कहा, क्या ऋषभ को पता है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो तुम्हें लेकर इतना पजेसिव है कि ये कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा कि तुम्हें इतने छोटे कपड़ों में कोई और लड़का देखा। अनोखी ने कहा, माँ मैंने ऋषभ को बता दिया है। पार्वती ने हंस के कहा, ठीक है जाओ और एंजॉय कर। और हाँ शादी से पहले की आखिरी रात है, ये जी भर के अपनी इच्छा पूरी कराया, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अनोखी की हंसी छूट गई और वो पार्वती से गले मिलकर मेंशन से बाहर चली गई और गाड़ी में बैठकर उसने कहा, भाई अब ब्रेथ लाउंज ले चलो। ड्राइवर ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अनोखी बहुत ही एक्साइटेड थी और ठीक आधे घंटे में वो लाउंज के बाहर पहुंच गई। लाउंज के बाहर बहुत सारी महंगी गाड़ियां खड़ी थी और लड़कियां बहुत छोटे छोटे कपड़ों में आ रही थी अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ। सब कुछ बहुत ही हैपनिंग लग रहा था। अनोखी गाड़ी से बाहर निकली और सबको आते जाते देख रही थी जब उसके कंधे पे पीछे से किसी ने थपथपाया। अनोखी घबराकर पीछे मुड़ी और उसने कहा, यार तूने तो मेरे को डरा ही दिया। मालिनी सामने खड़ी थी और उसने एक रेड कलर की हॉट सी ड्रेस ये रखी थी। मालिनी ने अनोखी को गले लगा लिया और कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड की कल शादी होने वाली है। वो आप तो खुश है न तू? अनोखी ने हंसकर कहा, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी उस शख्स के साथ शादी होने वाली है जिससे मुझसे बहुत प्यार करता है। तू अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मैं इस वक्त हवा में उड़ रही हूँ और बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ कल दुल्हन बनने का। अनोखी के चेहरे से मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी और मालिनी ने सर हिला के कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गई तू बहुत खुश है, लेकिन अभी अपनी खुशी थोड़ी साइड में रख और एक्साइटेड हो जा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है अंदर। मैंने अनोखी का हाथ पकड़कर अंदर चली गई और जैसे ही वो लोग अंदर गए वहां अनोखी ने अपने कानों पे हाथ रख लिया क्योंकि म्यूजिक बहुत तेज बज रहा था। सारी तरफ डिम लाइट थी, लोग डांस कर रहे थे, मस्ती में झूम रहे थे और शराब के नशे में धूत थे आउट बेलवा डांस कर रहे थे। कुछ कपल्स तो डांस करते करते रोमांस कर रहे थे। मालिनी ने अनोखी का हाथ पकड़ा और कहा और उसे ऊपर की तरफ लेकर गई लिफ्ट से। अनोखी ने लिफ्ट में पूछा, तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है? प्राइवेट लाउंज बेबी। अनोखी थोड़ी सी हैरान भी थी लेकिन एक एक्साइटमेंट के मारे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मालिनी अनोखी का हाथ पकड़कर लिफ्ट से बाहर आ गई और एक प्राइवेट रूम में घुस गई। अनोखी जैसे ही अंदर घुसी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस प्राइवेट रूम में सारे लड़के थे और वो भी काफी हॉट आउट बिना शर्ट के घूम रहे थे। कोई वेटर बना हुआ था तो कोई पोल डांस कर रहा था। अनोखी ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? मालिनी ने हंसते हुए कहा, ये सब तेरा दिल रिझाने का इंतजाम है। अनोखी ने गर्दन हिला के कहा,
अगर ऋषभ को अंदाजा भी हो गया न कि यहाँ पर ये सब हो रहा है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मालिनी ने कहा, ऋषभ को बता कौन रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अनोखी ने धोख होकर मालिनी को देखा और मालिनी ने बस नौटी अंदाज से उसको आंख मार दी। अनोखी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला और एक हॉट सा लड़का उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर ले गया। अनोखी बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती और उस लड़के ने उसका चेयर पे धक्का दे दिया और उसके सामने क्लोज हुला डांस करने लगा। कभी वो अनोखी के गालों को छूटा तो कभी उसके बालों को सहलाता। कुछ भी वल्गर नहीं था बल्कि सब कुछ बड़े फन वे में हो रहा था। थोड़ी देर दो और लड़के आए और अनोखी के सामने डांस करने लग गए। कोई अपनी बॉडी पोज करता तो कोई अपने कपड़े उतारने लगा। ये सब देखकर अनोखी ने तो अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मालिनी ने सीटियां बजाते हुए कहा, या गाइस गो ऑन। अनोखी ने उन्हें देख के कहा, अरे यार ये लोग अपने कपड़े उतार रहे हैं, रोक इन लोगों को। मालिनी ने हंसते हुए अनोखी के कंधे पे हाथ रख लिया और कहा, तो क्या हुआ, कल से तो तुझे हर रोज ऋषभ की बॉडी ही देखनी है, तो आज इन हॉट लड़कों को ही बॉडी देख ले। मालिनी ने अनोखी के दोनों हाथ उसके हाथ से हटवा दिया और उसको मजबूर कर दिया लड़कों की हरकतें देखने के लिए। अनोखी को हंसी भी आ रही थी और शर्म भी। 10 मिनट बाद अनोखी एंजॉय करने लगी और लड़के बहुत अच्छा पोल डांस करने लगे। अनोखी हंस रही थी, एंजॉय कर रही थी। उसके लिए ये सब बहुत नया था और एक्साइटिंग थी। मालिनी ने कहा, क्यों आ रहा है न मज़ा? अनोखी ने हंसते हुए कहा, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन गलती से ऋषभ को इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो जान ले लेगा मेरी। अनोखी ऋषभ को याद ही कर रही थी, इतने में उसका फ़ोन बज गया। अनोखी ने घबराते हुए कहा, शिट, ऋषभ का फ़ोन है, अब मैं क्या करूं? अनोखज की हवैया उड़ गई और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई, लेकिन मालिनी बहुत चिल थी और उसने अनोखी का फ़ोन हाथ में लिया और फ़ोन ही स्विच ऑफ करके अपने पर्स में डाल दिया। अनोखी ने डरते हुए कहा, ये तुम क्या कर दिया? तू जानती नहीं है क्या कि ऋषभ का गुस्सा कैसा है? अनोखी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, लेकिन मालिनी ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, अरे यार बस आज के लिए ऋषभ को भूल जाओ और ये शादी से पहले वाली नाइट को एंजॉय कर। अनोखी के दिल में दहशत आ गई और मालिनी ने लड़कों को कहा, गाइस कुछ मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा और फन। क्या ऋषभ का फ़ोन ना उठाना अनोखी की सबसे बड़ी गलती बन जाएंगी? तारांकन। ऑफिस में बैठा हुआ ऋषभ अनोखी को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन अनोखी का फ़ोन स्विच जा रहा था। ऋषभ ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, पता नहीं कहाँ चली गई है ये लड़की। ऋषभ ने पार्वती को फ़ोन मिलाया और जैसे ही पार्वती ने फ़ोन उठाया ऋषभ ने पूछा, माँ अनोखी कहाँ है? मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है वो, सब ठीक तो है, मेरे को बड़ी चिंता हो रही है। फ़ोन के दूसरी तरफ पार्वती ने हैरानी से कहा, बेटा अनोखी तो अपनी दोस्त मालिनी के साथ बैचलर पार्टी में गई है और उसने मुझे कहा था कि उसने तुम्हें बताया है। ये सुनकर ऋषभ का दिमाग खराब हो गया और आंखों में गुस्सा भर गया। ऋषभ ने अपना गुस्सा कंट्रोल करके कहा, माँ मैं आज घर आने में लेट हो जाऊंगा। ये कहकर ऋषभ ने फ़ोन काट दिया और पार्वती को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। ऋषभ गुस्से से आंख बंद करके बैठ गया और उसने दंत भींचकर कहा, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था अनोखी। मेरे प्यार और भरोसे का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए थे तुम्हें। ऋषभ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो जितना अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था उतना ही उसे और गुस्सा आ रहा था। ऋषभ ने इंटरकॉम उठाया और अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करके अंदर बुलाया। तुरंत ही ऋषभ की सेक्रेटरी अंदर आई और उसने सर झुका के कहा, सर आपने बुलाया? ऋषभ ने गुस्से से कहा, हमारे एजेंट को फ़ोन करो और उससे कही कि मेरी फियांस अनोखी की सारी खबर मुझे दे कि वो किसके साथ है और क्या कर रही है। सेक्रेटरी ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। ऋषभ ने गुस्से में पेन उठाया और ज़मीन पे मारते हुए कहा, आई स्वेयर अनोखी, अगर तुमने बैचलर पार्टी की और मैं किसी लड़के से बता भी कि न तो मैं को पल के लिए भूल जाऊंगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। एक तरफ अनोखी गुस्से की अड़ में जल रही थी तो दूसरी तरफ अनोखी मालिनी के सतह शराब के नशे में धोत थी। अनोखी ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मालिनी ने बस हाँ में सर हिला दिया। वो तो खुद नशे में झूल रही थी। अनोखी चेयर से बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई और प्राइवेट लाउंज छोड़कर नीचे लिफ्ट से गई। अनोखी वॉशरूम गई और वहां से बाहर निकल ही रही थी कि उसकी तकरार हट गई। अनोखी ने कहा, आई एम सॉरी। सामने वाली लड़की ने कहा, तुम यहाँ? अनोखी ने उस लड़की को ध्यान से देखा और फिर हंस के कहा, तुम प्रिया हो न?
जो अपने फियांस को बेहद चाहती हो और उससे पागलों की तरह प्यार करती हो। प्रिया ने हंस के कहा, हाँ हाँ, मैं वही प्रिया हूँ, लेकिन तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है और यहाँ क्या कर रही हो तुम? अनोखी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वो आज मेरी बैचलर पार्टी है तो मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। ये सब न मेरी दोस्त का कमाल है, पता नहीं उसे ऐसे आइडियाज कहाँ से आ जाते हैं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ पानी फ्रेंड की पार्टी में आई थी, लेकिन वो तो लगता है अपने बॉयफ्रेंड की सतह कुछ ज़्यादा ही बिजी है और मुझे कबाब में हांडी बनना पसंद नहीं है, तो सोचा कि क्यों नहीं मैं घर ही चली जाऊँ। वैसे भी कल में शादी है तो ब्यूटी स्लीप तो ज़रूरी है। अनोखी ने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, ये ब्यूटी स्लीप तो चलती रहेगी, आज तुम मेरे सतह एंजॉय करो। कल हम दोनों की शादी है और आज हम दोनों साथ में बैचलर पार्टी मनाएंगे। प्रिया मना कर रही थी, लेकिन अनोखी ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसे प्राइवेट एरिया में लेकर गई। प्रिया भी हैरान हो गई और उसने हंसते हुए कहा, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? अनोखी ने कहा, एंजॉय और डांस। प्रिया अनोखी को अंदर लेकर गई और उसने उसको मालिनी से मिलवाया और मालिनी ने एक साइड से प्रिया का हाथ पकड़ा, दूसरी साइड से अनोखी का हाथ पकड़ के कहा, आज की रात तुम दोनों की आज़ादी के नाम, कल तो अपने पतियों की गिरफ्त में हो ही जाऊंगी। प्रिया और अनोखी हंसने लग गई और बहुत तेज से म्यूजिक बजना शुरू हो गया। मालिनी, प्रिया और अनोखी तीनों बड़ी ही मदहोशी से डांस करना शुरू हो गई और वक्त का ख्याल ही नहीं रहा उन्हें। तीनों इतना एंजॉय कर रही थी कि और किसी की ज़रूरत ही उन्हें महसूस नहीं हो रही थी। वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे कि उनको वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। देखते ही देखते 12 बज गए और वो तीनों थक हार कर फ्लोर पे ही लेट गई। अनोखी ने कहा, बहुत मज़ा आए, आज की नाइट मेरी लाइफ की बेस्ट नाइट थी। प्रिया ने भी कहा, मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बना, लेकिन तुम दोनों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तीनों बातें कर ही रही थी कि इतने में एक वेटर अनोखी के पास आई और उसने उसे अपने फ़ोन देते हुए कहा, मैडम, आपके लिए फ़ोन है। अनोखी ने हैरानी से कहा, मेरा? प्रिया और मालिनी भी हैरानी से देख रही थी। वेटर ने हाँ में सर हिलाया और अनोखी ने हाथ में फ़ोन लेकर अपने कान में लगा के कहा, हेलो। फ़ोन के दूसरी तरफ तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी और बहुत ही रूड आवाज़ आई, जहाँ कहीं भी हो तुम, जल्दी से मरीना होटल आ जाओ और तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है, और अगर तुम टाइम से नहीं आई ना तो तुम्हारी कसाब अनोखी आज बहुत ही बुरा हो जाएगा। अनोखी ने घबरा के कहा, ऋषभ। ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया। अनोखी बहुत ज़्यादा डर गई और उसने अपनी जगह से खड़े होकर कहा, मुझे मरीना होटल जाना है अभी और इसी वक्त। प्रिया और मालिनी भी खड़ी हो गई और अनोखी ने अपने फ़ोन को देखकर कहा, शिट, मैं ड्राइवर को कैसे बुलाऊं, मेरा तो फ़ोन ही बंद हो गया। अनोखी पसीना पसीना हो गई थी और मालिनी ने उससे कहा, क्या हुआ है, कुछ बताएगी भी? अनोखी ने चिल्लाकर कहा, वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे जल्द से जल्द होटल पहुंचना है। आज ऋषभ की आवाज़ में कुछ अलग सी ही बात थी जिससे अनोखी का दिल बहुत ही घबरा रहा था। प्रिया ने अनोखी से कहा, तुम घबराओ मत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देती हूँ। मालिनी ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं पेमेंट वगैरह करती हो। अनोखी ने हाँ में सर हिलाया और प्रिया के साथ चली गई। वो दोनों लाउंज से बाहर निकल गई और गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ चल पड़ी। अनोखी पूरे रास्ते घबरा रही थी और प्रिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कितनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई, तुम्हारे फियांस ने बस तुम्हें होटल ही तो बुलाया है। अनोखी ने घबराते हुए कहा, तुम नहीं जानती उसको, दुनिया का सबसे प्यारा आदमी है वो, लेकिन गुस्से में हैवान बन जाता है। प्रिया चुप हो गई और उसे बात को न बढ़ाते हुए गाड़ी तेजी से भगा ली और कुछ ही देर में वो दोनों होटल आ गई। अनोखी बिना कुछ कहे गाड़ी से निकल गई और जल्दी से होटल के अंदर चली गई। रिसेप्शन से ऋषभ का रूम नंबर पूछकर लिफ्ट से प्रेसिडेंशियल स्वीट में चली गई और जैसे ही उसने दरवाजे का नॉब घुमाया और अंदर गई वैसे ही उसका दिल दहल गया। अनोखी की सांसें तेज हो गई और दिल धक धक करने लगा। क्या होने वाला है अब अनोखी के साथ? क्या ऋषभ का एक और गुस्सैल रूप देखने को मिलेगा? ... ऋषभ गुस्से में बैग पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। अनोखी कमरे के अंदर आई और उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अनोखी को देखकर ऋषभ अपने दंत कुलमुलाने लग गया और उसने कहा, तुम्हें बहुत शौक है माँ मर्दों के साथ डांस करने का। अनोखी की आड़े अट गई और उसने झूठी हंसी से कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया।
ऋषभ गुस्से से बेड से खड़ा हुआ और तेज कदमों से अनोखी के सामने आकर खड़ा हो गया। अनोखी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था और सब कुछ ठीक करने के चक्कर में वो ऋषभ के गले से लिपट गई और कहने लगी, आई लव यू बेबी, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अनोखी अपना प्यार जाहिर कर रही थी लेकिन ऋषभ तो लगता है किसी और ही दुनिया में था। ऋषभ का गुस्सा उसके भी कंट्रोल में नहीं था। उसने अनोखी को जोर से धक्का देकर अपने आप से दूर कर दिया और उसका मुंह पकड़ के कहा, मेरे सामने ये एक्टिंग नहीं चलेंगी तुम्हारी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि कहाँ कहाँ मुंह मार कर आई हो तुम। ऋषभ ने बहुत जोर से अनोखी का मुंह दबा रखा था और अनोखी ने दर्द में बिलखते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। ऋषभ ने गुस्से में अनोखी को दीवार की तरफ धक्का दे दिया और खुद उसके पास आ गया और उसे दीवार और अपने बीच कैद कर लिया। दोनों इतने करीब खड़े थे कि उन दोनों की सांसें भी आपस में मिल रही थी। अनोखी ने डरते हुए कहा, ऋषभ, क्यों मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है प्लीज। अनोखी की आंखों में आंसू आ गए थे और ऋषभ ने जोर से दीवार पर घुसा मारा। अनोखी बहुत ज्यादा डर गई और ऋषभ ने चिल्लाकर कहा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें दूसरे मर्दों के पास जाना पड़ा। दिन रात में बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है और तुम पता नहीं कहाँ अपना दिल बहला रही थी। अनोखी ने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने किया क्या है, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ और तुम इतने गंदे गंदे इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। ऋषभ को और गुस्सा आ रहा था कि अनोखी अपनी गलती नहीं मान रही। ऋषभ ने गुस्से में अनोखी को उंगली दिखा के कहा, आराम नहीं आती न तुम्हें, अभी भी गलती मैंने की जगह मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रही हो, किस किस्म की लड़की हो तुम। मैं यहाँ अपनी सॉरी मीटिंग कैंसिल कर रहा था और वो घटिया बैचलर पार्टी एंजॉय कर रही थी और लड़कों के साथ मस्त थी। ये सुनकर अनोखी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हंसने हकलाते हुए कहा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, वो तक मालिनी मुझे लेकर गई थी लेकिन मैंने किसी भी लड़के के साथ कुछ नहीं किया। अनोखी की जुबान लड़खड़ा रही थी। ऋषभ ने डेविल जैसा हंस के कहा, वो अपनी हालत तो डल हो, जरा ठीक से बोल भी नहीं पा रही, कितनी शराब पी है तुमने। अनोखी की नजरें नीचे हो गई और उसने कहा, वो मालिनी ने पिला दी। अनोखी जानती थी कि उसकी गलती है लेकिन उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इतनी सी गलती ऋषभ के गुस्से को इतनी हवा दे देंगी। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया और पजेसिव होकर कहा, बताओ न, वो लड़के मुझसे ज्यादा अच्छे थे क्या। जब वो तुम्हें छू रहे थे तब तुम्हें क्या एहसास हो रहा था। तुम्हारा दिल वैसे ही मचल रहा था जैसे मेरे साथ मचलता है। ऋषभ गंदे गंदे सवाल करे जा रहा था और अनोखी ने उसे इमोशनल होकर धक्का दिया और कहा, हम सिर्फ वहाँ एंजॉय करने गए थे और किसी भी लड़के में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमसे प्यार करती हूँ मैं लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। अनोखी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी लेकिन ऋषभ को अपने गुस्से के सामने उसके आंसू भी नहीं दिख रहे थे। अनोखी ने ऋषभ से एक कदम दूर होकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। मेरे प्यार को तुमने बड़े ही बुरे तरीके से रोंदा है। ऋषभ बस बिना किसी एक्सप्रेशन के अनोखी को देख ही जा रहा था। अनोखी का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था और वो पीछे मुड़ी ही थी जाने के लिए कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कहा, कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें उन लड़कों ने पता नहीं कहाँ हाथ लगाया होगा, मुझे उनके निशान भी तो तुम्हारे शरीर से मिटाने हैं। ऋषभ एकदम साइको जैसा बिहेव कर रहा था और उसने अनोखी को इस कदर बाहों में जकड़ लिया था कि अनोखी का सांस लेना मुश्किल हो गया था। अनोखी ने झटपटाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम ऋषभ, छोड़ो मुझे, तुम होश में नहीं हो, हम कल बार करेंगे, अभी शराब का नशा तुम्हारे सर चढ़ गया है। अनोखी बार बार ऋषभ को धक्का दे रही थी लेकिन ऋषभ था कि तस से मस नहीं हुआ। ऋषभ के सर पर भूत सवार था अनोखी को पाने का और जब से उसने फोटोज देखी है अनोखी की पराये मर्दों के साथ डांस करते हुए, तब से उसका दिमाग और भी खराब हो गया है। ऋषभ ने झट से अनोखी को अपनी गोद में उठा लिया और हंसे बीएड पर बहुत तेज पक्का। अनोखी की चीखें निकल गई और ऋषभ हैवान की तरफ उसके ऊपर आ गया और उसके होठों को सहलाने लगा। अनोखी ने डरते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अनोखी बहुत कोशिश कर रही थी ऋषभ की गिरफ्त से छूटने की लेकिन ऋषभ तो ऋषभ था, जब उसके ऊपर जुनून सवार हो जाता है तो वो किसी भी बात नहीं समझता। ऋषभ ने अनोखी के कपड़ों को फाड़ दिया और अनोखी की सांसें अटक गई। अनोखी ने अपने सीने पे हाथ रखकर कहा, प्लीज ऋषभ रुक जाओ, मत करो मुझे बर्बाद, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, फिर इन सब की क्या जरूरत है। प्लीज रुक जाओ, हमारे रिश्ते को मत करो खराब।
अनोखी रो रो कर ऋषभ से भीख मांग रही थी, लेकिन ऋषभ अब अपने बस में नहीं था। ऋषभ ने अनोखी के हुस्सों को चूमना शुरू कर दिया और उसके दोनों हाथ कास के पकड़कर ऊपर उसके सर पर रख दिए। ऋषभ बस चूमे जा रहा था और अनोखी के बदन को बड़ी ही बेरहमी से छू रहा था। अनोखी की चीखें किश में दाब गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ऋषभ जुनूनियत की सारी हदें पार कर कर बस यही कह रहा था, तुम सिर्फ मेरी हो। अनोखी का दर्द भी ऋषभ देख नहीं पाया और जिस लड़की से बेइंतहा प्यार करता है उसे ही तबाह कर रहा था, और वो भी शादी की एक रात पहले। ऋषभ अनोखी में मदहोश हो गया और उसने शरीर को कोई सामान समझकर नोहता रहा और पूरी रात अनोखी के बदन से होनी हसरतें पूरी करने लगा। अनोखी की चीखें उस कमरे में हज बंद होकर रह गई और एक रात में उसका प्यार ने ही उसे तबाह कर दिया। 2 घंटे बाद अनोखी ने प्यार और जेलसी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई। ऋषभ का मन जब भर गया तो उसने कहा, अब हुई न तुम मेरी। ऋषभ के चेहरे पे एक जीती हुई हंसी थी, लेकिन अनोखी लाश की तरह बिना कपड़े की लेटी हुई थी और उसके शरीर पर हर जगह निशान थे काटने के और चूसने के। क्या ऋषभ की एक गलती उसके रिश्ते को तबाह कर देगी? क्या अनोखी ऋषभ को माफ कर पाएंगी? ... देर रात हो रही थी। अपनी मनमानी करने के बाद ऋषभ अनोखी की कमर पर हाथ रखकर सो गया, लेकिन अनोखी की आंखों से नींद बहुत दूर थी। अनोखी बस बेड पर लेटी हुई थी और उसके साथ जो हुआ वो उसकी आंखों के सामने घूमे जा रहा था। अनोखी बहुत देर से अपनी भावनाएं कंट्रोल कर लेटी थी, लेकिन अंत में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फुट फुट कर रोने लगी। जिस आदमी से वो बेइंतहा प्यार करती थी, आज उसी ने ही उसकी इज्जत का तमाशा बना के रख दिया था। अनोखी की रोने की आवाज़ सुनकर ऋषभ नींद से उठ गया और अनोखी की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत ही बेड से खड़ा हो गया। ऋषभ का शराब का खुमार उतर गया और उसका गुस्सा भी। उसने अफसोस से अपना माथा पकड़ लिया और कहने लगा, शिट, ये क्या कर दिया मैंने। अनोखी ने जल्दी से अपने शरीर पर चादर ढक ली और ऋषभ को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। ऋषभ के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और उसकी आंखों में पछतवा साफ दिख रहा था। वो फिर से वही हैवान बन गया था जिसे अनोखी ने अपने प्यारा से बदल दिया था। अनोखी ने दुख भरी नजरों से ऋषभ को देख के कहा, प्यार करती थी मैं तुमसे, तुम्हारे सिवा और किसी मर्द का ख्याल भी नहीं आता है मुझे, लेकिन तुम्हारे शक ने सब खराब कर दिया। ये कहकर अनोखी बहुत बुरे तरीके से रोने लगी और ऋषभ ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया ही था कि अनोखी ने उसे हाथ दिखा के कहा, मेरे पास आने की कोशिश मत करना, आज तुमने सब खत्म कर दिया। मेरे भरोसे और प्यार का मजाक बना के रख दिया तुमने। अनोखी का दिल में इतना दर्द था कि वो बयां नहीं कर पा रही थी और ऋषभ का दिल भी दुख रहा था उसे ऐसे देखकर। ऋषभ ने पछतावे के साथ कहा, तुम मुझे बता के क्यों नहीं गई पार्टी में? तुम्हें अंदाजा भी है कि जब मुझे पता चला कि तुम्हारी पार्टी में लिकड़े भी आए हुआ है तो मुझ पर क्या बीती। मन कर रहा था कि सब कुछ तबाह कर दूं मैं। अनोखी ने दुख भरी हंसी से कहा, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो तो गई, आखिर तुमने सब तबाह कर ही दिया। ऋषभ ने अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहा, इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो, कुछ भी तो नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि पहले हमने कभी एक दूसरे के साथ रात न बिताई हो। पता नहीं कितनी रातें हमने एक दूसरे के साथ बिताई है, तो फिर अब क्या हुआ। ऋषभ को अंदाजा तो था उसकी गलती है, लेकिन वो अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। ऋषभ की बात सुनकर अनोखी की आंखों में गुस्सा भर गया और उसने नफरत भरी आवाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कहे जा रहे हो? आज रात जो तुमने मेरे साथ किया है उसे जबरदस्ती कहते हैं। ऋषभ ने मुंह बना के कहा, कैसी जबरदस्ती? तुम और मैं एक दूसरे से प्यारा करते हैं। मानता हूँ कि जज्बातों में बहकर थोड़ा सा रफ हो गया मैं, लेकिन इस बात को झुकलाया नहीं जा सकता कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे और तुम मुझसे। अनोखी ने हाथ जोड़ के कहा, ऋषभ मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। आज तुम मेरी नज़रों में गिर चुके हो। ऋषभ आगे बढ़ा और उसने कहा, घर चलते हैं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अनोखी ने रोते हुए कहा, कोई घर नहीं है मेरा, अकेली हूँ मैं इस दुनिया में। अनोखी का रोना था कि बंद ही नहीं हो रहा था। आज उसके आत्मा सम्मान पर बहुत बड़ा दाग लगा था। ऋषभ समझ गया था कि बात बहुत ही खराब हो गई है और उसे सब कुछ ठीक करना पड़े, इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए। ऋषभ अनोखी एक ही साथ बेड पर बैठ गया और उसके आंसू पूछ के कहा, मैं बहुत गुस्से में था, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अनोखी, माफ कर दो मुझे। अनोखी ने ऋषभ का हाथ झटक दिया और कहा, कल हमारी शादी हो जाती है तो तुम्हें आगे भी गुस्सा आएगा और तुम फिर से मेरे साथ ऐसे ही करोगे।
ऋषभ ने अनोखी की थोड़ी पर प्यार से हाथ रख के कहा, शादी के बाद तुम सिर्फ मेरी हो और किसी भी लड़के को तुम्हारे पास भटकने भी नहीं दूंगा मैं। ऋषभ फिर से बहुत पोसेसिव हो रहा था और अनोखी ने उसका हाथ झटक के कहा, और अगर कोई लड़का मेरे पास आया तो। ये सुनकर ऋषभ को गुस्सा आ गया और उसने चिल्ला कर कहा, आग लगा दूंगा मैं उस लड़के को और तुम्हें भी। प्यार करता हूं मैं तुमसे, कोई मजाक नहीं जो तुम्हें किसी के भी साथ देख लूंगा। अनोखी ने दुखी होकर कहा, यही तो बात है ऋषभ, तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते। तुम बस मुझे अपन एक सामान की तरह रखना चाहते हो जिसे तुम अपनी मर्जी से रखना चाहते हो। अनोखी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और रोने लगी। ऋषभ ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत किया और कहा, ऐसा नहीं है अनोखी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम्हारे कोई करीब भी आता है न तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। अनोखी ने ऋषभ से मुंह फेर लिया और ऋषभ ने उसे अपने गले से लगा लिया और प्यार से कहने कहा, आई लव यू बेबी, ये गलती दोबारा नहीं होगी मुझसे। अनोखी के जख्म अभी ताज़ा थे, वो बिल्कुल भी ऋषभ से बात नहीं करना चाहती थी और न ही उसका चेहरा देखना चाहती थी। अनोखी ने ऋषभ को दूर करके कहा, मुझे बस तुमसे दूर जाना है इस वक्त। ऋषभ कुछ कहने ही वाला था कि इतने में डोरबेल बजी। ऋषभ ने बेल्ला को इग्नोर कर दिया और अनोखी से कहा, तुम घर चलो, हम वहां जाकर आराम से बात करते हैं। अनोखी ने गुस्से में कहा, मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। ऋषभ ने अपने सर पकड़ लिया और वो कुछ कहने ही वाला था कि फिर से डोरबेल बजी। ऋषभ इरिटेट होकर बेड से खड़ा हो गया और उसने कहा, ये कौन है जो बारे बारे डिस्टर्ब करे जा रहा है। ऋषभ गुस्से से बेड से खड़ा हुआ दरवाजे खोलने के लिए। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था और उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी तो जैसे पेरोटेल जमीन ही निकल गई। ऋषभ के सामने प्रिया खड़ी, जिसके चेहरे पे शॉक एक्सप्रेशन था। ऋषभ और प्रिया दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और दोनों ही शॉक थे। प्रिया बहुत देर से गाड़ी में बैठी थी और उससे अनोखी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो घर जाने की वजह एक बार अनोखी को देखने के लिए आ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। प्रिया ने कमरे के अंदर झांका और उसने अनोखी को जब बिना कपड़ों के देखा तो उसका तो जैसे सर ही घूम गया। अनोखी तो बेचारी अपने ही दुख में दुखी थी, उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। ऋषभ ने हैरानी से कहा, प्रिया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, क्यों ऋषभ। ये कहकर प्रिया पीछे मुड़ गई और भागकर होटल के बाहर जाने लगी। ऋषभ ने अपने सर पे हाथ रख के कहा, ये क्या हो गया। ऋषभ अनोखी से बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकला गया प्रिया के पीछे। अनोखी ने जाते हुए ऋषभ को देखकर दुखी होते हुए कहा, लगता है मैंने गलत आदमी से प्यार कर लिया है। यहाँ इसने मेरे साथ इतना गलत किया और मुझे दिलासा देने की वजह मुझे अकेला छोड़कर चला गया। अनोखी ने रोते हुए कहा, आई हेट योर ऋषभ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अनोखी बहुत दर्द में थी, उसके शरीर से ज्यादा दर्द उसके दिल में था ऋषभ की हरकतों से। अनोखी ने आंख बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के कहा, भगवान करे कि कभी किसी को किसी से प्यारा न हो। ये प्यार ही सारी चीजों की वजह है। यहाँ अनोखी अपने हालातों से परेशान थी तो वहां पर ऋषभ प्रिया के पीछे भाग रहा था। वो दोनों होटल से बाहर निकल चुके थे। प्रिया रोते हुए रोड पर भाग रही थी और ऋषभ ने उसके पीछे आकर कहा, प्रिया मेरी बात तो सुनो। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, वो बस भगती रही। ऋषभ ने रफ्तार तेज कर दी और प्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। प्रिया ने झटपटाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, आज तुमने मुझे तोड़ दिया। ऋषभ ने कहा, मैं समझा सकता हूँ। प्रिया ने रोते हुए कहा, अब कुछ समझने के लिए है ही कहा। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें अनोखी के साथ देखा है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने ऋषभ को धक्का दे दिया और कहा, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि तुम्हें दूसरी लड़की की बहू में आना पड़ा। ऋषभ ने पछतावे से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन हालत कुछ ऐसे हो गए कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। प्रिया ने दुख भरी हंसी से अपने सर पर मारते हुए कहा, मैं भी कितने बेवकूफ़ हूँ, मैं वहाँ इटली में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोच रही थी कि तुम अपने वादे के पक्के हो और मुझसे शादी करने जरूर आऊंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम तो यहाँ दूसरी लड़की की बहू में ऐश कर रहे हो। प्रिया बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके दिल में इतना तड़प थी कि वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी। ऋषभ ने प्रिया के कंधे पे हाथ रख के कहा, मैं अपने वादे का पक्का हूँ, मैं तुमसे शादी करने जरूर आता, लेकिन फिर मुझे प्यार हो गया। प्रिया ने अपने आंसू पूछे और दुखी होकर कहा, अनोखी से तुम्हें प्यार, और मैं जो तुम्हारे 7 सालों से हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ।
प्रिया का दिल के टुकड़े हो गए थे। जिस आदमी का इंतजार कर रही थी वो उसकी नज़र में धोखेबाज निकला। ऋषभ ने प्यार से प्रिया से कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मुझे समझाने का मौका तो दो। ऋषभ प्रिया को सब कुछ सच सच बता देना चाहता था, लेकिन प्रिया थी कि कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। ऋषभ ने बस मुंह खोला ही था अपनी बात समझाने के लिए कि प्रिया ने गुस्से से कहा, ऐसा क्या है उस अनोखी में जो मुझ में नहीं? न तो वो मेरे से ज्यादा सुंदर है और न ही आकर्षक, तो फिर क्यों उसकी तरफ खींचे चले गए तुम? क्यों तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? ऋषभ चुप खड़ा था। वो चाहता था कि प्रिया अपने मन की भड़ास निकल ले। प्रिया ने गुस्से में ऋषभ का काला पकड़ लिए और कहा, उस अनोखी ने मुझे तुमसे दूर किया है न, तो अब देखो कुत्ते का मौत मारेगी वो। उसे अपनी जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन उसे कभी खुशी नहीं मिलेंगी। उसने आज मेरा घर तोड़ा है न, तुम देखना उसका घर भी कभी बस नहीं पाएगा। प्रिया अनोखी को कोसे जा रही थी और ऋषभ अपने गुस्से को कंट्रोल रख के खड़ा था। वैसे ही बात खराब हो चुकी है, वो और कुछ खराब नहीं करना चाहता है। प्रिया की आंखों में इतनी नफरत थी कि उसने किसी भी बात का लिहाज नहीं रखा और कहा, जब अनोखी से मैं कल मिली थी और उसने मुझे अपने होने वाले पति का नाम बताया था, मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं पागल, तुम्हारे प्यार में पागल, कुछ देख ही नहीं पाए। प्रिया ने दुख भरी हंसी से कहा, अपनी सौतन को ही सहेली बना बैठी मैं। प्रिया बिलक बिलक कर रोने लग गई और ऋषभ ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे सतह धोखा हुआ है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये दिल की बात है और मेरा दिल बस अनोखी को चाहता है और उसके सिवा मैं कभी किसी को नहीं चाह पाऊंगा। ऋषभ ने अपने मन की बात कह दी और प्रिया ने उसका काला पकड़कर बेबसी से कहा, प्लीज ऐसे मत कहो, मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। मेरा दिमाग तो कह रहा है कि तुम जैसे धोखेबाज आदमी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ, लेकिन इस दिल का क्या करो मैं जो सिर्फ तुम्हारा नाम ही जपता रहता है। अनोखी ने ऋषभ के गालों को प्यार से हाथ लगाया और कहा, मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा था, लेकिन तुम मेरे पास आ जाओ। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे और देखन मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम्हें अनोखी की याद भी नहीं आएंगी। ये कहकर प्रिया ऋषभ के करीब बढ़ी और उसे किस करने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसे धक्का दे दिया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रिया ने अपनी आंसू पूछ के कहा, उस अनोखी ने ऐसे ही तुम्हें अपना बनाया होगा न, तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही अपना बना लूंगी। होटल वापस चलो और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली हुसैन कहते किसी है। प्रिया ऋषभ का हाथ पकड़कर वापस होटल की तरफ खींचने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हें बिस्तर पर इतना खुश कर दूंगी कि तुम्हें उस अनोखी का ख्याल भी नहीं आएगा। प्रिया पूरे तरीके से बहक चुकी थी। ऋषभ को पाने की चाह में वो कुछ भी करने की तैयार थी। ऋषभ ने प्रिया का हाथ झटका दिया और चिल्ला कर कहा, होश में आओ, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं अनोखी की आत्मा से प्यारा करता हूँ, उसके जिस्म से नहीं। अगर 1000 गुना सुंदर लड़की भी मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी न, तब भी उसकी औकात अनोखी से ज्यादा नहीं होगी मेरी नजरों में। ये सुनकर प्रिया को और गुस्सा आ गया और उसने अपने सर पे हाथ रख कर कहा, अनोखी, अनोखी, बस यही नाम बस गया है तुम्हारे दिल पर, लेकिन मेरी दिल से बद्दुआ है कि वो अनोखी कभी खुश नहीं रहेगी। मेरे दिल की तड़प उसके पूरी जिंदगी को तहस बहस कर देगी। मेरी बाला से तो वो आज ही मार जाए। प्रिया के दिल की नफरत थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऋषभ का गुस्सा अब उसके सर चढ़ गया था। कर उसने प्रिया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी अनोखी में दखल कर गुस्से से कहा, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी, अब तुम मेरी बता कान खोल के सुन लो। प्रिया ऋषभ की आंखों में देख रही थी जब ऋषभ ने उसे गुस्से से चिल्ला कर कहा, खबरदार अगर अनोखी के बारे में एक शब्द भी कहा तो और आज मैं तुम्हें सच से रोबरा करता हूँ। प्रिया की आंखें ऋषभ पर टिकी हुई थी जब ऋषभ ने गुस्से में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो है अनोखी, और रही बात तुम्हारी तो मेरी जिंदगी में कभी तुम्हारी औकात थी ही नहीं। एक पल के लिए भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। जो भी हमारे बीच में था वो एक बहुत बड़ा झूठ था। क्या प्रिया सच का सामना कर पाएंगी? ऋषभ ने आखिर क्यों किया प्रिया के साथ झूठे दिखावे का प्यार? जल्द ही सारे राज एक एक करके खुलने वाले। ... ऋषभ की बात सुनकर प्रिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई और उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझे तकलीफ देने के लिए? प्रिया ने ऋषभ के गालों को प्यार से छुआ और कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और ये सब उस अनोखी की वजह से कर रहे हो, लेकिन एक बात तुम भी जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रिया ने ऋषभ के सीने पे अपना हाथ रखा और कहा,
और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अभी अनोखी के हुसैन की पट्टी तुम्हारी आंखों में बंधी हुई है। ऋषभ ने इरिटेट होकर प्रिया को धक्का दे दिया और कहा, अरे यार, नहीं करता मैं तुमसे प्यार, तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? प्रिया ने इमोशनल होकर कहा, तो फिर मेरे साथ जो इतने साल प्यार किया, वो सब क्या था? ऋषभ ने खुलेआम कहा, धोखा था, वो फरेब था। प्रिया ने दुखी होकर अपना हाथ सर पे रख के कहा, फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ये धोखा? मैं तुमसे प्यार करती थी और तुमने क्यों खेला मेरी भावनाओं के साथ? प्रिया की हालत रो रोकर बहुत ही खराब हो गई थी और बात को संभालते हुए ऋषभ ने प्यार से प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम मेरी पहली दोस्त थी, स्कूल कॉलेज में हम साथ रहे। तुमसे एक अलग सा ही लगाव हो गया था मुझे, मैं तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देख सकता था। ये सुनकर प्रिया के होठों पे मुस्कान आ गई और ऋषभ ने आगे कहा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता था। प्रिया की मुस्कान छोटी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषभ ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे सीने में दिल नहीं, प्यार का मतलब क्या होता है मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो तो मैंने सोचा कि एक अच्छी दोस्त से हमसफर तो कोई हो ही नहीं सकता। प्रिया ने इमोशनल होकर कहा, तुमने सही नहीं, एक अच्छी दोस्ती एक हमसफर है, फिर क्यों उस अनोखी के पीछे भाग रहे हो? जितना वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया है उसका आधा वक्त भी उसने तुम्हारे साथ नहीं बिताया होगा। ऋषभ ने प्रिया के आंसू पूछ के कहा, तुम सही कह रही हो, सब कुछ सही जा रहा था और मैं तुमसे वापस आकर शादी भी करता, लेकिन पता नहीं क्या हुआ और अनजाने में ही अनोखी से मुझको प्यार हो गया और इतना प्यार हो गया कि उसके बिना ये जिंदगी भी मैं इमेजिन नहीं कर सकता। ऋषभ ने हाथ जोड़ के प्रिया से कहा, सारा कसूर मेरा है और मेरे दिल का। मैं तुम्हें सच बताना ही चाहत था, लेकिन बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। प्रिया ने दुख भरी हंसी से कहा, तो ही सही वक्त तब आता जब तुम्हारी और उस अनोखी की शादी हो जाती तब। ऋषभ प्रिया की नफरत भरी नजरों का सामना नहीं कर पा रहा था तो उसने अपनी नजरें नीचे करी और सर झुका के कहा, गुनहगार हूं मैं तुम्हारा और तुम्हें मुझे सो सजा देनी है दे दो, लेकिन अनोखी को बद्दुआ मत दो। अगर उसको इतनी सी हुई खरोच आई तो मेरे दिल में आग लग जाएंगी। प्रिया ने दुखी होकर कहा, तुम्हें सजा देने का हक मुझे नहीं है, क्योंकि बेइंतहा प्यार जो करती हूँ तुमसे, लेकिन अपने आप को मैं सजा जरूर दूंगी तुमसे प्यार करने के लिए। सारी गलती मेरी है, तुम्हारी दोस्ती और हमदर्दी को प्यार समझ बैठी और इस कदर तुम्हारे प्यार में डूब गई मैं कि किसी चीज की दो ही नहीं रही। ऋषभ बस चुप होकर सुन रहा था और प्रिया की बातों से उसका दिल भी दुख रहा था। प्रिया ने अपनी नाक पूछ के कहा, इतनी बेवकूफ हूं मैं कि हर जगह तुम्हें देखती थी, जहां जाती थी बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता था और जब तुम नहीं होते थे तो ये दिल बस तुम्हारे ही सपने बनता था। ऋषभ कुछ कहने ही वाला था कि प्रिया ने उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, अब मुझे तुम्हारे मुंह से कोई हमदर्दी के शब्द या सॉरी नहीं सुनना। तुम तो मुझे बस एक बात बताओ कि क्या सच में उस अनोखी ने बहुत प्यार करते हो तुम? ऋषभ ने मुस्कुरा के कहा, जान है वो मेरी और उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। ये सुनकर प्रिया अपने आप को संभल पाए और उसको ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से आत्मा ही निकल गई हो। प्रिया सदमे के मारे नीचे जमीन पर गिर गई और रोने लगी। सड़क सुमसाम थी और वहां पर ऋषभ और प्रिया और ऋषभ के बिना कोई और नहीं था। ऋषभ नीचे झुका और उसने प्रिया को गले लगाकर कहा, ऐसे मत रोयो प्लीज, और तुम देखना एक दिन तुम्हें बहुत प्यार करने वाला लड़का मिलेगा जो तुम्हें अपने सीने से लगाकर रखेगा और तुम्हें इतना प्यार देगा कि तुम सारे गम ही भूल जाओगी। प्रिया ने ऋषभ को कस के पकड़ के कहा, अब ये प्यार नहीं हो पाएगा मुझसे, टूटे हुए दिल दोबारा नहीं जुड़ते। प्रिया बस ऋषभ को गले लगाए बैठी हुई थी, लेकिन ऋषभ को थोड़ा सा अजीब लग रहा था प्रिया को गले लगाने में, लेकिन फिर भी वो चुप रहा प्रिया की सलामती के खातिर। प्रिया ने इमोशनल होकर ऋषभ की बाहों में कहा, तुम चाहे किसको भी प्यार करो, लेकिन याद रखना कि मेरे जैसा प्यार तुम्हें कभी कोई नहीं कर सकता। ऋषभ ने बस हम कहा और प्रिया ने उसकी बाहों से हटकर अपने आंसू पूछ के कहा, आई लव यू। ये कहकर प्रिया जमीन से उठ गई और ऋषभ भी उसके पीछे पीछे उठ गया। प्रिया ने आखिरी बार आंसुओं से ऋषभ को देखा और बिना कुछ कहे अपनी कार में बैठ गई। ऋषभ बस देखता ही रह गया और अपनी गाड़ी के अंदर से प्रिया ने ऋषभ को देखकर अपने मन में कहा, बेहद प्यार करती हूँ तुमसे और जिस दुनिया में तुम नहीं वो दुनिया नहीं चाहिए मुझे। प्रिया के चेहरे पे एक हंसी आ गई, लेकिन वो हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, बल्कि उस हंसी में दर्द था और अपने प्यार की खातिर कुर्बान होने की ताकत। प्रिया अपनी गाड़ी भगाती हुई ऋषभ के सामने से ले गई और ऋषभ ने उसे जाते हुए देख कहा,
बस उम्मीद है कि प्रिया मेरी बात समझ गई हो, नहीं तो अपनी किस्मत में वो खुद दुख लिख लेगी। क्या होगा अब प्रिया का अगला कदम? क्या प्रिया इतनी जल्दी हार मान जाएंगी और अपने प्यार को अनोखी को खुशी खुशी सौंप देगी, या फिर उसकी दीवानगी अब नया कदम लेगी? तारांकन। ऋषभ के दिल से बहुत बड़ा बोझ उठ गया था और कहीं न कहीं वो इस बात से खुश भी था कि प्रिया के सामने सब सच जगाया है। ऋषभ होटल वापस आ गया और वो अपने कमरे में पहुंचा ही था, लेकिन अनोखी का कहीं नामो निशान नहीं था। ऋषभ ने चिंता करते हुए अनोखी का नाम पुकारा, लेकिन कमरे में गहरा सन्नाटा था। ऋषभ ने पूरे कमरे में देख लिया, लेकिन अनोखी कहीं नहीं थी। ऋषभ ने अपने सर पे हाथ रख कर कहा, तुम जहाँ कहीं भी चली जाओ अनोखी, लेकिन मुझसे कभी नहीं दूर जा पाऊंगी। ऋषभ ने अपनी गाड़ी की चाबी ली और होटल से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद ऋषभ एक छोटे से रेंटेड हाउस के सामने आकर रुका और जल्दी से गाड़ी से निकलाकर जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लग गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला और सामने मालिनी खड़ी थी, जो ऋषभ को गुस्से से देख रही थी। मालिनी ने कहा, क्या करने आए हो यहाँ पर, और वो भी इतनी रात को? ऋषभ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो मेरा वक्त बर्बाद मत करो और मुझे अनोखी से मिलवा दो। मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मालिनी ने गुस्से से कहा, अब बात करने को बचा ही क्या है, सब कुछ तो तुमने उसका बर्बाद कर दिया। वो बेचारी तुमसे इतना प्यार करती थी, लेकिन तुमने शक के चलते उसके साथ इतना बुरा किया। मालिनी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, वो अनोखी के लिए हमेशा खड़ी रहती थी, जैसे कोई भी हालत हो। ऋषभ ने इरिटेट होकर कहा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। ये कहकर ऋषभ ने मालिनी को धक्का दे दिया और घर के अंदर घुस गया। ऋषभ ने तेज आवाज में कहा, देखो अनोखी, मुझे गुस्सा मत दिलाया और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मालिनी ऋषभ के पीछे आई और उसने कहा, क्यों उसे परेशान कर रहे हो, अकेला छोड़ दो उसे। सेमीकोलन। ऋषभ गुस्से से पीछे पलटा और उसने अमलिनी को धक्का कर कहा, मेरे और मेरी बीवी के मैटर से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऋषभ बहुत गुस्सा था और मालिनी कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? ऋषभ पलटा और अनोखी को देखकर उसके दिल को सुकून मिला। वो भागकर अनोखी के पास गया और उसे अपने गले से लगा कर कहा, बेबी, मैं तो परेशान ही हो गया था, तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे दिमाग में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अनोखी ने ऋषभ को धक्का देकर अपने आप से सुर करके कहा, मुझे तुमसे किसी की तरह की कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर चले जाओ। ऋषभ ने अनोखी का हाथ अपन हाथ में थाम कर कहा, ऐसे मत करो अनोखी, कल हमारी शादी है, क्यों दुख का माहौल बना रही हो? अनोखी ने दुखी होकर कहा, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था मेरी अब्रो से कहने से पहले, और बस एक बात बताओ कि जब तुमको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो इस शादी का क्या फ़ायदा? ये कहकर अनोखी ने अपना मुंह फेर लिया और ऋषभ ने उसकी ठोड़ी पे हाथ रख के कहा, ऐसे मत कहो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे आज रात गुस्से में, लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनोखी ने आंखों में आंसू भर के कहा, उस प्यार का क्या फ़ायदा जिसमें प्यार ही न हो? तुमने आज मुझे बहुत गहरा जख्म दिया है ऋषभ। आज तुमने एक औरत की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और शायद उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अनोखी की बेरुखी देखकर ऋषभ पूरे तरीके से टूट गया और वो अपने घुटनों पर आकर उसने कहा, अनोखी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये गलती मैं फिर से कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए मैं बदलने के लिए तैयार हूँ और काफ़ी हद तक बदला भी हूँ। बस एक और मौका अनोखी। ऋषभ को इस तरीके से अनोखी ने कभी नहीं देखा था। वो जानती थी कि ऋषभ को पछतावा है, लेकिन अनोखी चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए थे और ये देखकर अनोखी का दिल भी टूट रहा था, लेकिन वो भी क्या करती, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो बचानी थी उसको। अनोखी ने बिना किस एक्सप्रेशन के कहा, घर जाओ तुम, मैं कल पार्वती माँ से बात करूंगी और उनसे मैं खुद कहूंगी कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। ऋषभ को बहुत बुरा लगा और अनोखी पीछे मुड़ने ही वाली थी कि अचानक से वो रुकी और उसने ऋषभ को देखकर कहा, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी सही कह रहे थे, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में बस तबाही ही ला सकते हैं। ये कहकर अनोखी मुड़ गई, लेकिन उसकी बात ऋषभ के दिल में घर कर गई। ऋषभ खड़ा हुआ और उसने अनोखी को देखकर कहा, तुम सही कह रही हो, मैं बर्बादी ही हूँ, हमेशा तुम्हें तकलीफ देता रहता हूँ और तुम्हें रुलाता हूँ न, तो ठीक है, आज मैं खुद अपने आप को तकलीफ दूंगा, शायद तब तुम्हारा दर्द थोड़ा सा कम हो जाए। ये सुनकर अनोखी घबरा गई और पीछे मुड़कर ऋषभ को देखने लगी।
ऋषभ ने टेबल पे से शीशे का वाज उठा लिया और अपने हाथ में मारा। अनोखी की चीख निकल गई, ऋषभ। ऋषभ नहीं रुका और उसने अपना सर दीवार पर मारना शुरू कर दिया और कहने लगा, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है न, तो उसकी सजा मैं खुद अपने आप को देकर रहूंगा। अनोखी शॉक हो गई और ऋषभ के माथे से खून निकलने लगा। अनोखी भागकर ऋषभ के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे खींच के कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये सब तुम क्या कर रहे हो? अनोखी ने ऋषभ के माथे पे हाथ रख लिया और चिंता करती हुई कहने लगी, बहुत खून निकल रहा है, डॉक्टर के पास चलो। अनोखी की आंखों से आंसू बहने लग गए और ऋषभ ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी डॉक्टर तुम ही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अनोखी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। वादा करता हूँ कि पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगा। बस एक मौका और दोबारा ये गलती नहीं होगी। ऋषभ की आंखों में पछतावा दिख रहा था और वो अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। अनोखी ने गहरी सांस ली और अपना दुपट्टा फाड़कर ऋषभ का खून साफ करने लगी। चोट गहरी नहीं थी लेकिन हल्का सा काट आ गया था। ऋषभ ने अनोखी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बताओ, करूंगी ना मुझसे शादी? अनोखी ने ऋषभ का हाथ झटक दिए और उसकी चोट साफ करते हुए कहा, करनी ही पड़ेगी शादी, नहीं तो तुम्हारे इस पागलपन पे रोक कौन लगाएगा? ऋषभ के चेहरे पे मुस्कान आ गई और अनोखी ने उसे देख के कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो, दुख भी तुम और मलहम भी। ऋषभ ने हंसते हुए कहा, और तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत और आई लव यू माई हार्ट बीट। बस ये सुनते ही अनोखी ने अपना सारा गुस्सा भुला दिया और दर्द भुला दिया और ऋषभ को प्यार से देखने लगी। मालिनी ने दोनों लव बर्ड्स को देखकर कहा, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, जाओ मारो एक साथ। ऋषभ और अनोखी का प्यार हमेशा जीत जाता है, लेकिन क्या उनका प्यार आने वाले तूफान के सामने टिक पाएगा? तारांकन। दुखों की हारी और टूटे हुए दिल के साथ प्रिया अपने कमरे में बैठी हुई थी और सारी तरफ ऋषभ की तस्वीरें थी। प्रिया ने ऋषभ की हंसती हुई फोटो हाथ में ली और कहा, भगवान करे तुम्हारी ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, लेकिन तुम्हें हंसते हुए खिलखिलाता हुआ मैं अनोखी के साथ कभी नहीं देख सकती। प्रिया ने अपने आंसू पूछे और अपना फोन उठाकर अपने भाई विनय को कॉल करा। विनय ने दो ही बेल में फोन उठा लिया और चिंता करते हुए कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी रात को कॉल? प्रिया ने रोते हुए कहा, मैंने तुम सबको बहुत परेशान किया है ना, मुझे माफ कर देना और पापा को कहना कि मैं बहुत प्यारा करती हूँ उनसे। न मैं अच्छी बेटी बन पाए, न अच्छी बहन। उम्मीद है कि अगले जन्म में बन पाओ। ये कहकर प्रिया रोने लग गई और विनय ने परेशान होते हुए कहा, प्रिया, ऋषभ से मिली तू? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन स्विच ऑफ कर दिया। प्रिया ने पैकेट में से 10 गोलियां निकले और एकदम से उससे निगल ली पानी के साथ। प्रिया ने आखिरी बार ऋषभ की फोटो देखकर मुस्कुरा के कहा, आई लव यू ऋषभ। ये कहते ही प्रिया बेहोश हो गई। क्या प्रिया का ये कदम सबकी जिंदगी में भूचाल ले आएगा? ... आज अनोखी और ऋषभ का बहुत ही खास दिन था। आज उन दोनों की शादी होने जा रही थी। सुबह से ही पूरा घर तैयारियों में उलझा हुआ था। दोपहर के 2 बज रहे थे और ऋषभ अपनी शेरवानी पहन कर तैयार कर ही रहा था कि उसका फोन बजा। ऋषभ ने बिना नाम देखे फोन उठा लिया और कहा, हेलो। फोन के दूसरी तरफ बहुत ज्यादा रोने की आवाज आ रही थी। ऋषभ चिंता में आ गया और उसने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? सामने से आवाज आई, ऋषभ प्लीज हॉस्पिटल आ जा, प्रिया की हालत बहुत खराब है, प्लीज आजा। ऋषभ ने हैरानी से कहा, विनय। विनय ने फोन के दूसरी तरफ बिलक के कहा, ये वक्त बातें करने का नहीं है, तू बस जल्दी से आ जा। ये कहकर विनय ने फोन काट दिया और ऋषभ ने परेशान होकर अपने बालों पे हाथ फेरते हुए कहा, अब तुमने क्या कर दिया प्रिया? ऋषभ ने जल्दी से अपनी शादी की शेरवानी उतारी और टी-शर्ट और जीन्स पहनकर कमरे से बाहर निकल गया। ऋषभ मेंशन के बाहर जाने ही वाला था कि पार्वती ने उसे पीछे से आवाज देकर रोक दिया और कहा, तू आज कहीं नहीं जा सकता। ऋषभ ने पीछे मोड़ के कहा, माँ मुझे हाइट जरूरी काम है, मुझे आज हर एक हालत में जाना ही पड़ेगा। पार्वती ने स्ट्रिक्ट होकर कहा, तू कहीं नहीं जा सकती, तेरी और अनोखी की सलामती के लिए मैंने गुरुजी से बात की और उन्होंने तुझे माफ कर दिया और तेरे और अनोखी के जीवन के लिए एक उपाय बताया है। ऋषभ ने अपने माथे पे हाथ रख के कहा, माँ आप समझती क्यों नहीं हो, मुझे बहुत अर्जेंट काम है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके गुरुजी की फालतू की बातों पे ध्यान देने का। ऋषभ को बहुत ही जल्दबाजी थी, लेकिन पार्वती ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा, तू चाहे गुरुजी को मान या न मान, लेकिन मैं उनको बहुत मानती हूँ और मेरी बात कान खोल के सुन ले।
गुरुजी ने साफ कहा है कि तू शादी के दिन मेंशन से कदम बाहर नहीं रखेगा और शादी होते ही अनोखी के साथ करौली वाली माता के दर्शन करने के लिए जाएगा। पार्वती ऋषभ के भले के लिए ही कह रही थी, लेकिन ऋषभ के दिमाग में इस वक्त सिर्फ प्रिया का ही ख्याल था। ऋषभ कुछ कहने ही वाला था कि फिर से उसका फोन बजा। ऋषभ ने जल्दबाजी में कहा, मां मैं नहीं रोक सकता, यह बात जीने और मरने की, और आप बस एक बात समझ लो कि अनोखी और मैं एक ही है और हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ऋषभ ने पार्वती के माथे को चूमा और वहां से चला गया। पार्वती ने परेशान होते हुए कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये किसी उन्होंने का संकेत न हो। क्या पार्वती का डर सही साबित होगा या ओहरी अनोखी और ऋषभ का प्यार सारी मुश्किलें पारा कर जाएगा। तारांकन। आधे घंटे में ऋषभ हॉस्पिटल पहुंच गया और रिसेप्शन पर प्रिया के नाम आउच कर उसके कमरे की तरफ गया। ऋषभ को भी अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था कि कहीं प्रिया ने अपनी नादानी में कुछ गलत न कर दिया हो। ऋषभ आगे बढ़ा और प्रिया के कमरे के बाहर विनय खड़ा हुआ था और अपने माथे पे हाथ रगड़ कर रो रहा था। ऋषभ विनय के पास गया और उसे पुकारा। विनय ने अपनी नजरें ऊपर करी और ऋषभ ने उससे पूछा, क्या हुआ है प्रिया को? विनय ने अलनी बेहन के दिख में रोते हुए कहा, सुसाइड करने की कोशिश करी उसने। ये सुनकर ऋषभ के पैरों तले जमीन ही निकल गई और विनय ने आगे कहा, इटली से बहुत खुश आई थी वो, पापा और मुझे कहकर आई थी कि अब सीधा शादी करके ही लौटूंगी, लेकिन कल उसका मेरे पास फोन आया और अपनी जिंदगी से बहुत हारी हुई लग रही थी वो। विनय ने ऋषभ को सारी बात बता दी और ऋषभ ने होने माथे पे हाथ रख के कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जानता था कि प्रिया कितनी सेंसिटिव है, फिर भी मैंने उसका दिल इतनी बेरहमी से तोड़ा। ऋषभ पछतावा बना रहा था। विनय ने उसका काला पकड़ के कहा, क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? ऋषभ ने विनय के कंधे पे हाथ रख के कहा, देख मेरी बात समझने की कोशिश करियो, कल रात बहुत कुछ हो गया। ऋषभ ने प्रिया और उसके बीच की बात विनय को बता दिया और विनय ने गुस्से से उसका काला पकड़ के कहा, तेरी वजह से आज मेरी बहन जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। अगर अपना वादा नहीं निभाना था तो क्यों उस बेचारी को झूठी उम्मीदें दी? ऋषभ ने पछतावे में कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं प्रिया से ही शादी करता, लेकिन क्या करो वक्त के साथ साथ मुझे अनोखी से प्यार हो गया और आज उससे इतना प्यार हो गया है कि उसके सिवा और किसी के बारे में सोचने में भी घिन आती है मुझे। विनय ने ऋषभ को धक्का देते हुए कहा, तूने मेरी बहन का जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगा। विनय बहुत बुरे तरीके से ऋषभ को कोस रहा था और इतने में ही ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर ने कहा, ये शोर शराबा बाद में करना, पहले अपनी बहन से जाकर मिलो जो दर्द में तड़प रही है। ये सुनते ही विनय कमरे के अंदर भागा और ऋषभ बस बाहर खड़ा रहा। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो प्रिया से नजरें मिला पाए। विनय अंदर गया और उसने देखा कि उसकी बहन एक लाश की तरह पड़ी हुई है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। विनय ने अपने दिल को पक्का किया और प्रिया के माथे पर प्यार से हाथ फेर के कहा, मेरी राजकुमारी कैसी है अब तू? प्रिया ने विनय की तरफ अपना सर मोड़ा और उससे रोकर कहा, क्यों बचाया मुझे? नहीं जींज है मुझे ये जिंदगी। प्रिया बहुत ही बेबस लग रही थी और विनय ने उसके सर पे हाथ फेर के कहा, ऐसे क्यों कह रही है बहन? एक लड़के के लिए अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन क्या तूने एक पल के लिए भी पापा और मेरे बारे में सोचा है? प्रिया ने रोते हुए कहा, तुम लोगों के बारे में सोचकर ही तो जान ली थी। मैं ऋषभ के बिना कुछ नहीं हूँ और हर दिन मैं उसकी याद में तड़पती और मुझे देखकर आप और पापा भी तड़पते, तो इससे अच्छा तो यही है न कि मैं अपनी जान दे दूँ। ये कहकर प्रिया रोने लगी और विनय ने उसके माथे को चूमा और कहा, लापीर घर चल, हम तुझे इतना प्यार देंगे कि ऋषभ की यादें भी धुंधली हो जाएंगी तेरी जिंदगी में। प्रिया ने दुख भरी हंसी से कहा, अब इस जिंदगी में ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रिया फुट फुट कर रोने लगी। उसकी पूरी नाक लाल हो गई थी और उसका दर्द बार बार उसकी आंखों से झलक रहा था। विनय ने अपनी बहन के मुंह में आकर कहा, प्लीज प्रिया इस तरीके से मत रो, तुझे जो चाहिए मैं तुझे लेकर दूंगा, लेकिन मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। ये सुनकर प्रिया के दिल में उम्मीद जग गई और उसने विनय का हाथ पकड़ के कहा, भाई अगर वो सच में मुझसे प्यार करते हैं न तो कैसे भी करके बस मुझे ऋषभ लाकर दे दो, मैं नहीं जी सकती उसके बिना। प्रिया बहुत ही ज्यादा डेस्पेरेट लग रही थी। ऋषभ से उसे इस कदर प्यार था कि उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। विनय ने प्रिया का हाथ कस के अपने हाथ में लिया और कहा, तुझे ऋषभ चाहिए न तो वादा करता हूँ कि ऋषभ को तेरे पास लाकर रहोगा, कहीं उसके लिए मुझे कुछ भी क्या न करना पड़े। क्या भाई बहन का प्यार ऋषभ और अनोखी के प्यार का दुश्मन बन जाएगा? तारांकन।
ऋषभ बाहर इंतजार कर रहा था और थोड़ी देर बाद जैसे ही विनय बाहर आया, ऋषभ उसके पास गया और उसने कहा, कैसी है प्रिया? विनय ने दुखी होकर कहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी बहन, जिंदगी और मौत के बीच में बेचारी लड़ रही है। ये सुनकर ऋषभ ने अपने आप को कोसा, क्योंकि जो भी हो रहा है उसकी वजह से ही हो रहा है। विनय ने ऋषभ के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्लीज मेरी बहन को अपना लो, नहीं तक वो मर जाएंगी। बहुत प्यार करती है वो तुमसे और अब उसका प्यार उसके सर चढ़ गया है। ऋषभ ने कहा, मुझे प्रिया से हमदर्दी है, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, लेकिन उसे झूठी उम्मीद देकर मैं उसकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता और ऊपर से अनोखी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। विनय ऋषभ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन ऋषभ ने अपना दिल कठोर कर लिया था। ऋषभ ने एक कदम दूर होकर कहा, प्रिया अब खतरे से बाहर है, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। शादी है मेरी आज और मेरी दुल्हन बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होंगी। ये कहकर ऋषभ मोड़ गया और विनय नीचे से चिल्ला कर कहा, प्रिया को कैंसर है। ये सुनकर ऋषभ चौंक गया और हैरानी से वो पीछे मुड़ा और उसने कहा, क्या कहा तुमने? विनय आगे आया और उसने इमोशनल होकर कहा, प्रिया को कैंसर है, लास्ट स्टेज और है वो, आज नहीं तो कल उसकी मौत हो ही जाएगी। ये सुनकर ऋषभ बहुत ज्यादा शॉक हो गया और विनय ने इमोशनल होकर कहा, प्रिया के मरने के बाद तू अनोखी से कभी भी शादी कर सकता है, लेकिन कम से कम मेरी मरती हुई बहन को अपना कर उसे कुछ पल का सुकून ही दे दे। ऋषभ चुप खड़ा था और उसके दिल में भी कश्मकाश चल रही थी। विनय ने हाथ जोड़ के कहा, मेरी मरती हुई बहन को आखिरी सहारा दे दो। अनोखी आज रोएगी लेकिन कल वो तुम्हें अपना लेगी, लेकिन मेरी बहन की अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ऋषभ दोस्ती के चलावे में आ गया था, प्रिया से उसका लगाव उसे इमोशनल कर रहा था। विनय ने उम्मीद भरी नजरों से ऋषभ को देखा और कहा, बोल, करेगा ना मेरी बहन से शादी? तारांकन, रात 10 बजे। सिसोदिया मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था और सारे गेस्ट आ चुके थे। पार्वती का मन तो पूरी दुनिया को बुलाने का था, लेकिन ऋषभ और अनोखी को छोटी ही वेडिंग चाहिए थे, तो इसलिए सिर्फ कुछ घर के खास रिश्तेदार ही आए थे। मेंशन तो दुल्हन की तरह सजा ही हुआ था, लेकिन उससे भी ज्यादा सजी हुई थी अनोखी। अनोखी अपने कमरे में रानी की तरफ लाल जोड़े में बैठी हुई थी। उसने डायमंड की ज्वेलरी पहन रखी थी और किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। अनोखी की खूबसूरती को बताने के लिए तो शब्द कम पड़ गए थे। अनोखी अपने आप को शीशे में देखकर मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस दिन का उसे इंतजार है वो आखिर आ ही गई। अनोखी बस ऋषभ के सपने बुन रही थी जब उसे पीछे से आवाज आई, बस भी कर, कब तक ऐसी ही मुस्कुराती रहेगी? अनोखी ने पेसू मोड़ के देखा कि उसकी दोस्त मालिनी खड़ी है। मालिनी को देखकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, क्यों न मुस्कुराओ, मैं आज शादी होने वाली है मेरी। मालिनी ने हंस के कहा, आहूत अच्छी लग रही है तू, बस तुझे किसी की नजर न लगे। मालिनी ने अपनी आंखों का काजल लेकर अनोखी के कान के पीछे लगा दिया और कहा, तुझे किसी की नजर न लगे। अनोखी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो मुझे किसी की नजर लग ही नहीं सकती, आखिर अपने प्यार से जो शादी करने जा रही हूं मैं। आज तो सितारे भी मेरे सामने झुकेंगे। आज अनोखी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, ऐसा लग रहा था कि पूरी कायनात की खुशियां उसकी झोली में आकर गिर गई हो। मालिनी ने अनोखी के कंधे ले हाथ लगा के कहा, जैसा आप कहे रानी साहिबा, लेकिन अभी के लिए नीचे चलिए, सब आपको बुला रहे हैं, मुहूर्त जो निकल गया है। अनोखी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और मालिनी का हाथ पकड़कर वो नीचे चली गई। अनोखी सीढ़ियों से उतर रही थी और इतनी सुंदर लग रही थी कि सबकी नजरें बस उसी पर ही टिकी हुई थी। पार्वती की आंखों में आंसू झलक आए और उसने अशोक का हाथ पकड़ के कहा, मेरा ऋषभ बहुत लकी है जो उसे इतनी सुंदर बीवी मिलने जा रही है। अशोक ने भी खुश होते हुए कहा, सही कह रही हो तुम, आज से ऋषभ की जिंदगी की एक नई कहानी शुरू होगी। सारी तरफ खुशियों का माहौल था और मालिनी ने अनोखी का हाथ पकड़ के उसे मंडप पर बिठा दिया और अब बस सब ऋषभ का ही इंतजार कर रहे थे। 5 मिनट बाद ऋषभ आया और वो अपनी शेरवानी में बहुत ही जांच रहा था। एकदम राजा लग रहा था और उसे देखकर अनोखी का दिल जोरों से धक धक करने लग गया। अनोखी की सांसें तेज तेज हो गई और मन कर रहा था कि ये पल बस यही थम जाए। ऋषभ अकड़ में चलता हुआ आ रहा था और अनोखी के बगल में आकर बैठा है। अनोखी ने हल्का सा झुककर ऋषभ के कान में कहा, इतने हैंडसम क्यों हो तुम? पता है मन कर रहा है कि अभी तुम्हें पकड़ के जोर से किस कर दो। अनोखी के रोमांस का जवाब में ऋषभ ने उसे देखकर कहा,
काश तुम भी इतनी ही सुंदर लग पाती, एकदम जोकर जैसी लग रही हो तुम। ये सुनकर अनोखी की स्माइल बहुत ही छोटी हो गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अनोखी टेंस हो गई और पार्वती ने पंडित जी से कहा, आप मंत्र शुरू कीजिए। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और अनोखी और ऋषभ चुपचाप बैठे रहे, लेकिन अनोखी को कुछ अलग एहसास हो रहा था ऋषभ को देखकर, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। थोड़ी देर बाद अनोखी और ऋषभ का गठबंधन पार्वती ने किया और पंडित ने कहा, अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अनोखी और ऋषभ फेरों के लिए खड़े हो हुए ही थे कि मेंशन में एक तेज आवाज गूंजी, वधू तो यहाँ है, फिर फेरे कैसे हो सकते हैं। सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लग गए और वहां से प्रिया चलती हुई आ रही थी। प्रिया ने अपना पसंदीदा लाल जोड़ा पहन रखा था और गहनों से सजी हुई थी और मुस्कान से चेहरा चमक रहा था। प्रिया सबके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, दुल्हन आ गई है, अब शुरू होगी शादी। सब लोग शॉक थे, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अनोखी ने हैरानी से कहा, प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। प्रिया ने एटीट्यूड में कहा, एक तो मेरे ही होने वाले पति के साथ खड़ी हो और मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं क्या कर रही हो। अनोखी की आंखें फटी की फटी रह गई और प्रिया ने कहा, चलो साइड हटो, असली मिसेस सिसोदिया आ गई है। कौन सा कहर बरसेगा आज की रात। मोहब्बत की बदनामी का तांडव होगा या फिर किसी की हसरत पूरी होगी।